सो कैसे आप सब। हम आ चुके हैं अपने एटम वाली वीडियो के पार्ट 2 में। नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं और नेक्स्ट लास्ट वाली पार्ट में हमने क्या जाना था। हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में देखा था कि भाई कैसे रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को बताया कि वो कैसा हो सकता है। और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था अपने जो उनके टीचर थे गुरु वो जे थॉमसन उनके बारे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, पर उनके मॉडल से ही जो उनके एक्सपेरिमेंट से ही जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। फिर उन्होंने अपना एक मॉडल बताने का ट्राई करा कि हाँ भाई एटम कुछ इस तरीके से दिख सकता है, ठीक है। पर बाद में जाकर कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो भी फेल हो गया। मेन तौर पे दो रीजन थे और सबसे बड़ा रीजन था कि वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मॉडल। उसका रीजन क्या था, एक बार उसके रीजन को समझते हैं और फिर ये देखेंगे कि बोर ने उस रीजन को कैसे सही किया और फिर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, है ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या मॉडल था रदरफोर्ड का, इसको देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एटम का जो मेन पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, वो बीचों बीच रहेगा और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा। ये सिंपल सा था उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि भाई एटम बीचों बीच होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। यहां पर एक थ्योरी आती है मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो उसको रेडिएट करनी पड़ेगी, उसको रिलीज करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चार्ज पार्टिकल को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। और ये बात एक्सप्लेन ही हुई कि भाई बनती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन में होता है। अब बोर ने बोला कि भाई आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूम रहा है और अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो भाई एक एक्सेलरेशन लगती है टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आप ये बोल रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो भाई इलेक्ट्रॉन पे भी तो क्या लग रही होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होगी। और इलेक्ट्रॉन एक तरीके का क्या है, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रही है ना। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रेडिएट करते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में भी हुआ। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को छोड़ेगा, है ना, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और उसकी एनर्जी कम होगी तो वो ऐसा एक स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड हो जाएगा। पर अगर ऐसा होता तो फिर तो एटम ही स्टेबल नहीं होता और ये जो यूनिवर्स है, जो भी सारी चीजें हैं, हम बोल रहे हैं एटम की बनी है और एटम स्टेबल है, ये सब तो होता ही नहीं। पर एटम तो स्टेबल है, इसका मतलब कि एटम इस तरीके का नहीं होता। ये है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। इसको एक बार समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। वेव निकलेगी तो उसमें से तो एनर्जी आएगी। An electron revolving around the nucleus in under the continuous acceleration toward the center।
अगर वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन लगता है. इट शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड मूव इन अ ऑर्बिट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई. द इलेक्ट्रॉन शुड अ स्पाइरल पाथ एंड फाइनली कोलैप्स इन द न्यूक्लियस. तो ये जो बात है, ये बात रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया और फिर रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, वो फेल हो गया, है ना. रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया. अब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, ये बात आपको लर्न करनी है, 2 मार्क्स की, ये सीबीएसई के अंदर आएगा, 2 मार्क्स की सीबीएसई के अंदर आएगा कि भाई क्या है, राइट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और आपको ये लर्न करनी है. जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आप याद रखोगे. आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है. पहला मैक्सवेल की बात कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करते. सेकंड बात क्या रखनी है, भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी. एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका रेडियस धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और वो स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. इस तरीके से आप इसको याद रखोगे. अब बोर आए और बोर ने बताया कि भाई रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें एक प्रॉब्लम है. तो एक चीज लेके आते हैं जिसको बोला जाता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोर ने कहा कि भाई मैं अपना एटॉमिक मॉडल दूंगा पर आपको मेरी 2 बात माननी पड़ेगी. बोर ने कहा कि मैं एटॉमिक मॉडल दूंगा पर आपको 2 बात माननी पड़ेगी. अगर आप वो 2 बात मानते हो तो मेरा मॉडल सही बैठेगा. और उनके साथ हाइजेनबर्ग थे, हाइजेनबर्ग ने साथ दिया. तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है ना. तो उन्होंने बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया. उन्होंने कहा कि भाई कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको मान लेंगे हम कि भाई बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. ये बात हम मान लेंगे. तो फिर सवाल उठा कि भाई ये तो बात रदरफोर्ड ने बोल दी तो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्ट कर लो. पर फिर वो स्पाइरल पाथ वाली थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल ने बोली थी वो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी. तो उन्होंने कहा उसको एक्सप्लेन करने का क्या कंडीशन है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. उन्होंने बोला कि उन ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. उन ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH इंटू 2 पाई होगा. मतलब जिनका एंगुलर मोमेंटम H अपॉन में 2 पाई के मल्टीपल पे होगा और ये मल्टीपल किसी इंटीजर के होना चाहिए. तो यहाँ पे n डाल देते हैं और भाई हम बोल देते हैं कि n बिलोंग्स टू 1 2 3 जा रहा है तो नेचुरल नंबर, पर ये एक तरीके का इंटीजर ही होना चाहिए. ये बात थोड़ी सी गलत थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल सकते. इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल भी लिया तो भाई एंगुलर मोमेंटम 0 भी तो हो सकता है. ऐसा जरूरी थोड़ी कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई होगा, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है. और अगर n की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा उस समय. आप n की वैल्यू 1 पे आप बता रहे हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, आप ये बोल रहे हो कि n की वैल्यू 2 में वो सेकेंड ऑर्बिट में होगा, आप बोल रहे हो कि 3 में वो थर्ड ऑर्बिट पे होगा, तो n की वैल्यू 0 भी तो पॉसिबल हो सकती है. ऐसा कुछ बात नहीं करी. तो पर उन्होंने बोला कि आप मान लो, ये वाली बात मान लो. तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि ओनली या ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अलाउ बाय द इलेक्ट्रॉन permitted to circulate only in those orbit whose angular momentum of electron is integral multiple of h अपॉन में 2 पाई. उन्होंने सिंपल बोला कि भाई उन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई के बराबर हो, और h यहां पर था प्लैंक
कांस्टेंट, एच यहाँ पर था प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट होती है जूल सेकेंड। अगर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाए तो आप जूल सेकेंड करके इसको निकाल सकते हो, है ना। तो h अपॉन में 2 पाई, यह है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कि उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, एन एच अपॉन में 2 पाई, और आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ये बोर ने पहले अपने क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। हाँ, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है। इसका रीजन दो है कि एक तो भाई ये एनसीईआरटी में है और दूसरा ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में था 2025 वाले में। तो अगर आपके प्री बोर्ड वगैरह में ये आ सकता है और मेन एग्जाम में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम बोर मॉडल को मान लें, बोर मॉडल को मान लें कि भाई बोर मॉडल सही है, तो हमें कहना है फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, हमें क्वांटम नंबर निकालना है। मतलब वो कह रहा है कि भाई आपने कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, एन एच अपॉन में 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर के बराबर होता है ना, एन एच अपॉन में 2 पाई। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एम वी आर इंटू 2 पाई अपॉन में क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू एन। वो चाहता है कि आप अर्थ के लिए एन की वैल्यू निकाल दो, तो हम अर्थ के लिए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, अर्थ की वेलोसिटी हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻4, अर्थ का रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2, पाई कर देंगे, पाई को पाई रहने देते हैं, अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 मान लेते हैं इसको, इंटू 10⁻34, है ना। पाई को हम क्या लिख देते हैं 22/7, एक पॉइंट को काटेंगे, 0 लगा देंगे, 1 आएगा, 11 आएगा, 1 आएगा, 20 आ जाएगा। 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है ये प्लस ऊपर जाके 34 प्लस का 34 बन जाएगा, प्लस 11 प्लस 24 प्लस 4 तो 28 प्लस 11 जो कि हमारा हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 9/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 और इससे करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 18/7 इंटू 10⁻180 और एक पावर और प्लस कर लेंगे इसकी वाली, तो हमारे पास 18/7 हो जाएगा, 2.14 का 4 बचेगा, 7 5 जा, फिर हमारे पास 5 बचेगा, 5 इंटू 10⁻, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 39, इसको करेंगे तो आ जाएगा 40, 40 प्लस 34 74। तो अर्थ का जो क्वांटम नंबर आएगा वो आएगा 2.55 इंटू 10⁻74। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब वो किसी और के बारे में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना सिंपल है। अगर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाने की बात करी जाएगी तो आपको क्या करना है, एम वी आर को इक्वल कर देना है एन एच अपॉन में 2 पाई के। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये सीबीएसई में आएगा, बहुत अच्छे चांसेस है
क्योंकि सीबीएसई के अंदर अप्रोक्स जो मैंने देखा है 11 से 12 नंबर की थ्योरी आती है, और इस थ्योरी में वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो आपसे लॉ पूछ सकते हैं, या वो आपसे पोस्टुलेट पूछ लेते हैं। और पोस्टुलेट में रदरफोर्ड के पोस्टुलेट नहीं पूछते हैं क्योंकि वो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का सॉरी। तो आपके पास बचता है बोर के पोस्टुलेट। अगर आप 5 पेपर निकालोगे सीबीएसई में तो 1 पेपर मिलेगा, मतलब आप मान के चलो 1/5 की प्रोबेबिलिटी है, और कम से कम आपको 2 पोस्टुलेट उसके समझने। पहला उसने न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड वाला ही बताया। उसने सिंपल बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी electron revolve and centripetal force is required to rotation as provide the electrostatic attraction between the electron and nucleus। मतलब बहुत सिंपल सा उसने क्या बोला, जैसे अगर अर्थ सन बीचों बीच है और अर्थ चारों तरफ ऐसे करके घूम रही है, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स सन का अर्थ को खींच, वो सन अर्थ को खींच रहा है, और बाहर की तरफ एक सेंटीमीटर लग रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। उसने कहा भाई बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला वैसा ही होगा, बीचों बीच न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल, है ना। जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो बाहर की तरफ एक फ्यूल मतलब फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ये तो सिंपली हमने 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा था। उसने कहा भाई बिल्कुल सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, पर उसने बोला भाई वही सर्कुलर ऑर्बिट अलाउड है, वही सर्कुलर ऑर्बिट अलाउड है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π। तो उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो सिंपल था, क्वांटम कंडीशन। पहला पोस्टुलेट प्लैनेट की तरह ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, पर प्लैनेट में ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस कर रहा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कर देगा। सेकंड में उन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन ही बता दी कि भाई ऐसा होगा, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π के। तीसरा भाई स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और इन ऑर्बिट्स को उसने नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, या बोल सकते हो स्टेशनरी ऑर्बिट, कि भाई इसमें एनर्जी रेडिएट वो नहीं करेगा। चौथी बात है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ना हाइड्रोजन ना 4 विजिबल लाइट कौन कौन है ना एब्जॉर्ब कर रहा था, ये हमें साफ दिखाई दे रहा था, और रेडिएट भी कर रहा था। कि अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर से ये चारों विजिबल लाइट या तो एब्जॉर्ब हो रही थी या तो निकल रही थी, दोनों हो रहा था। तो उसने बोला फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि भाई एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। एनर्जी इज E1 and E2 are energy associated with these permitted orbit and then frequency are emitted or absorbed by this is given। उसने भाई ये बोल दिया सिंपल, उसने ये बोला कि अगर मैं मान लूं कि ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है n is equals to 1 और ये दूसरा ऑर्बिट है n is equals to 2, तो इस ऑर्बिट के अंदर अगर इसकी एनर्जी E1 है और इस ऑर्बिट के अंदर इसकी एनर्जी E2 है, और अगर इलेक्ट्रॉन E1 में घूम रहा है और एक फोटोन आया और इसने इसको हिट कर दिया, तो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, और जो भी फोटोन हिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, hν, ये सब हम जानते हैं, hν वो बराबर होगी दोनों एनर्जी जो ऑर्बिट है उनके डिफरेंस के बराबर। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है और इस एनर्जी की ऑर्बिट E2 है और फोटोन अपनी कुछ hν एनर्जी के लिए क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट करा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा
और वो ऊपर वाली एनर्जी में चला जाएगा। और ये भी बोला कि 10⁻⁻8 सेकेंड में तुरंत ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, और ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी, ये एनर्जी फिर क्या करेगा, वापस रिलीज कर देगा। 10⁻⁻8 सेकेंड में वो क्या करेगा, ये एनर्जी को वापस रिलीज कर देगा। तो ये थी फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि भाई जो एटम है वो एमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब रेडिएट का है ना। सो बेसिकली हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में रदरफोर्ड ने जब उसका मॉडल फेल हुआ तो बोर ने उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाया। तो बोर का मानना था, क्योंकि उसने दो अजम्पशन ली थी। पहला अजम्पशन उसका था कि भाई जो प्लैनेट है, जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लैनेट, जैसे प्लैनेट होता है बीच में सन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, बीच में सन है और अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो उसने कहा कि एटम के साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। तो अगर हम एटम का जो बीच में न्यूक्लियस है उस पे चार्ज लिखे तो उस पे चार्ज जेड टाइम ई हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर कोई भी चीज कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है, तो उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक तरफ अंदर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्स, तो सेम इलेक्ट्रॉन पे भी दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तरफ अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। अब यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K फर्स्ट चार्ज Z, दूसरा चार्ज E अपॉन में R स्क्वायर। कितना आ जाएगा, KZ E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई R। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। और अगर सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है तो हमारा KZ E स्क्वायर बाई R स्क्वायर बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाई R के। एक R से एक R मैं काट दूंगा। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, KZ E स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। पर हाइजेनबर्ग का कहना था कि आप पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी एटम की एक साथ नहीं बता सकते। इसका मतलब हमें R या V का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें अगर R है तो V नहीं होना चाहिए और V है तो R नहीं होना चाहिए। अगर इस केस में है तो हमारे पास बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन आती है, तो हम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में जाते हैं। तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगा, NH अपॉन में 2 पाई किसके बराबर होगा, mv/r। तो मैं क्या करता हूं, यहां से R की वैल्यू उठाकर इस वाले फॉर्मूले में डाल देता हूं। तो m रहेगा, v रहेगा, R की वैल्यू डालूंगा तो R की वैल्यू क्या है, KZE स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा एक v से एक v कट जाएगा। अगर एक v से एक v कट जाएगा और मैं v की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो v किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m k z e स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन में NH। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया।
है ना। ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस का। तो रेडियस का फॉर्मूला निकालना है तो हम इसी v की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन, इसको अगर मैं इक्वेशन थर्ड बना लूं तो मैं बोल सकता हूं इन इक्वेशन थर्ड। तो v की वैल्यू डालूंगा तो एन एच अपॉन में 2 पाई इज इक्वल्स टू m इंटू वी क्या है, m के जेड ई स्क्वायर 2 पाई इंटू आर डिवाइड बाई n इंटू एच। तो यहां से r की वैल्यू किसके बराबर आएगी, r की वैल्यू बराबर आएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, तो नीचे अगर 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, है ना, m स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आएगी। तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या याद रखना है, अगर हमें इसकी डेरिवेशन याद करनी है तो सबसे पहला स्टेप, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल करोगे। इक्वल करने के बाद पहला स्टेप क्या याद रखना है, स्टेप नंबर 1 कि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। फिर इस आर की वैल्यू को उठाकर हमें क्या करना है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में डालकर v की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में r की वैल्यू डालना है, v की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी v की वैल्यू को वापस यहां पे डालकर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, अब इस वाली पूरी r की वैल्यू को उठाओ। अगर मैं इस r की वैल्यू को उठाऊं तो ये किसके बराबर होगी, r इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए हमारा, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर के जेड ई m स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। हम इसमें से सारी वैल्यू उठा लेते हैं सिवाय n स्क्वायर और z को छोड़कर, सिवाय n स्क्वायर z को छोड़ के। तो हमारा यहां पर ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर आएगा अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के ई स्क्वायर, मेरा क्या बचा इधर एन स्क्वायर अपॉन में जेड, एन स्क्वायर अपॉन में जेड। हमें याद रखना है कि अगर हम z की वैल्यू को 1 करते हैं, n की वैल्यू को 1 करते और ये पूरे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें तो r आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। r की वैल्यू कितनी आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई मेरा रेडियस किसके बराबर होगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। आप ये यूज करोगे पर कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये वाली बात यूज करनी है। ये बात बहुत जरूरी है नीट में भी, सीबीएसई में भी, और अगर आप जेई दे रहे हो तो जेई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी सारी वैल्यू को डाल के सॉल्व करोगे। तो याद रख लेना कि 0.53 एंगस्ट्रॉम ये वाली वैल्यू होती है। एक बात और जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं v का फॉर्मूला उठाऊं तो वो आता है v इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर z टाइम ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन में NH। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए ले लूं इसको, मतलब z इक्वल्स टू 1 ले लूं, और मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं c से, नीचे भी c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, और मैं c बाई एन को अलग लिख रहा हूं। अगर मैं c बाई एन को अलग लिख दूं तो मेरा v का वैल्यू क्या बचेगा,
एम के स्क्वायर, जेड तो मैं 1 ले चुका हूं, ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन में सी एच। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 137, और इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सी बाई एन के। तो अगर आप जैसे जेई नीट में हम ये वाली वैल्यू लिख देगा और उसका डायमेंशन पूछ लेगा, या जैसे सीबीएसई में पूछ लेगा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है ना, डिफाइन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो वो एक कांस्टेंट है और ये वाली वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो आप ये पूरी वैल्यू नहीं डालोगे, आप क्या लिखोगे कि भाई वेलोसिटी इज 1/137 टाइम c बाई n। और अगर आपसे रेडियस पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, है ना। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन के लिए हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो भाई अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पर यहां पे हीलियम लिख दिया उन्होंने, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/137 इंटू सी बाई एन, क्योंकि Z1 लिया था तो यहां पे हमें Z वापस डालना पड़ेगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/137। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, n इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट, और हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या होती है 2, तो क्या डाल देंगे इधर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी 2 इंटू 10⁸8 और डिवाइड में 137। इसको 137 से आपको डिवाइड करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे और आपकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो अगर ऐसा 1 मार्क में भी बनता है, 2 मार्क में भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो आपको कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, आप इसको लर्न कर सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/137 c बाई n इंटू जेड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जैसे ये पूछ लिया उसने कि भाई इनर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 का, n इज इक्वल्स टू 1 का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। देखा, उसने कहा कि भाई वो तो उसने वैल्यू दे दी, बहुत अच्छी बात है, हमें निकालनी है आगे की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि भाई जो r होता है वो इनिशियल वैल्यू रही होगी कुछ भी, और हमारी क्या रही होगी, इनिशियल वैल्यू कुछ रही होगी। या एक बार अगर हम फॉर्मूले में देखें आर की वैल्यू, मैंने तो बताया कि आर आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि उसने गिवन कर दिया हमें, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे आर नॉट की वैल्यू एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन में जेड है, सॉरी, तो z है पर यहाँ पे सेम एटम है तो z सेम ही हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन है। तो r इज इक्वल्स टू आर नॉट, और जब n इक्वल्स टू 2 है तो वो 4 टाइम हो जाएगा। तो आर नॉट हमें कितना गिवन है 0.5 इंटू 10 पावर -10 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2.06 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई r इक्वल्स टू 3 है तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 9 टाइम एंगस्ट्रॉम में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 27 का 2 45 और 47, तो ये आ जाएगा 4.77, -10 लिख दो या एंगस्ट्रॉम लिख दो, जो भी आपका मूड कर रहा है। ठीक है,
तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूला आपको ड्राइव करने को ही आएगा सीबीएसई के अंदर। अगर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और रेडियस रेडियस निकालने के लिए आता है, तो जो शॉर्ट फॉर्मूला है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग एन स्क्वायर बाई जेड या 137 1 डिवाइड बाई 137 एंड सी बाई एन, आप उसको यूज कर सकते हो और आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। और यही जो ट्रिक है, यही ट्रिक आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक बात और हमें करनी है, और वो बात है, हम यहां से देख चुके हैं कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, और यहां से पता लगा है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, है ना। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी हमारा बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड के, और टाइम पीरियड मेरा बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन में वी। 2 पाई आर अपॉन में वी मतलब टाइम पीरियड होता है भाई एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करा 2 पाई आर, और कितनी वेलोसिटी थी v, तो हमने सिंपल लगा दिया कि डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी टाइम के बराबर होगी। तो यहां से अगर मैं टाइम को देखूं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/n, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n क्यूब के, तो फ्रीक्वेंसी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n की पावर -3 के। क्या मैंने सही बोला? जो टाइम होगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और हमारा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा टाइम n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है टाइम और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए, कि वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। एक लास्ट टॉपिक जो आज के लिए हम करेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो एनर्जी कितने टाइप की होती है? मेनली तो 2 टाइप की पढ़ते हैं, एक तो हमारे पास क्या काइनेटिक और एक हमारे पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है और वो चक्कर खा रहा है किसी प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के जिसका Z टाइम E है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन में R। तो KQ1 ZE इंटू E अपॉन में R, तो ये आ जाएगी KZE स्क्वायर बाई R। पर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा फोर्स अट्रैक्टिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हमें लेनी पड़ती है नेगेटिव, और अगर फोर्स हमारा रिपल्सिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हमें लेनी पड़ती है पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई 2। अगर हम वापस जाएं और देखें कि भाई अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखो तो यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी kze स्क्वायर बाई r, kze स्क्वायर बाई r। तो अगर हम ये वैल्यू डायरेक्ट डालें यहां पर, अगर ये वैल्यू डायरेक्ट डालें तो ये किसके बराबर था, kze स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में लास्ट में r नहीं आता है, काइनेटिक एनर्जी में लास्ट में आता है 2, तो ये हो जाएगा 2r। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी। टोटल एनर्जी अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज kze स्क्वायर
अपॉन में 2r, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव kz ई स्क्वायर अपॉन में r। दोनों में से मैं एलसीएम उठा लूंगा, सॉरी कॉमन उठा लूंगा, तो k अपॉन में r उठ जाएगा, 1/2 माइनस 1 बचेगा, और हाफ में से पूरा जाता है तो हाफ बचता है, तो ये आ जाएगा माइनस kz ई स्क्वायर बाई 2r। ये मेरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसको और थोड़ा सा देखो तो क्या रिलेशन है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी को देखो तो दोनों सेम है, बस काइनेटिक एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी के बराबर ही है, पर काइनेटिक एनर्जी को हमें माइनस करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तभी तो सेम बनेगा टोटल के। तो मैंने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को टोटल एनर्जी 1 जूल दे दिया है, तो बेसिकली माइनस में देगा वो, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, और वो हो जाएगी 2 जूल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा इस रिलेशन के ऊपर, है ना। इस रिलेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि भाई टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, 13.6 माइनस की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू माइनस के, माइनस से माइनस का साइन कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, है ना। सेकंड बात, हमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो 2 टोटल एनर्जी इज माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 या 26 तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा माइनस का आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और भी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आगे की पार्ट, आगे का जो सारी की सारी थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।